Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. कैसे हैं आप लोग? You are fine? Very good. I am also fine. और बहुत अच्छा लगता है जब हम और आप मिलते हैं। तो हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है ना? सुप्रभात। और सभी बच्चे जो हैं वो घर पर एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग स्वस्थ हैं, ये हमारी हमेशा से कामना रही है। ठीक है, तो क्यों ना आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का एक नया वाला पार्ट शुरू करें जिसे कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। अब आप कहेंगे मैम कारक का मतलब क्या होता है ना? कारक को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपने पिछले पार्ट पर जाना पड़ेगा। हमने अपना जब व्याकरण शुरू किया था तो हम लोगों ने क्या किया था? पहले भाषा के बारे में पढ़ा था, फिर व्याकरण पढ़ा था, फिर व्याकरण के अंतर्गत हमने पहले वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के बाद में हमने पढ़ा था शब्द, फिर वाक्य। यानी कि हम जो भी बोलते हैं या जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी और की फीलिंग्स को समझने के लिए, है ना, वो होती है लैंग्वेज या भाषा। भाषा में उसको सही तरीके से पढ़ने, समझने या समझाने के लिए ज़रूरी होते हैं शब्द या वाक्य। अब वाक्य बन तो आसानी से जाता है लेकिन कई बार वो समझ में आसानी से नहीं आता है। इसका क्या रीज़न होता है? हमने मन में जो सोचा हमने सामने वाले से उसको कहा और वो भी पूरे एक वाक्य के रूप में। फिर भी कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारी बात सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आई। इसका मतलब बहुत सीधा है कि आपने अपने वाक्य निर्माण में भाषा के व्याकरणगत नियमों का सही प्रयोग नहीं किया होगा। या तो आपने संज्ञा गलत लगाई होगी अपने सेंटेंस में, या तो आपने जो कार्य है वो गलत जगह लगाया होगा, या तो अपने वाक्य में आपने क्रिया सही जगह पर यूज़ नहीं की होगी या गलत क्रिया लगाई होगी, या तो आपने वहाँ पर जो जेंडर है वो गलत यूज़ कर लिया होगा, या तो फिर आपने जो नंबर होता है यानी कि वचन जो होते हैं वो आपने या तो गलत यूज़ किए होंगे, या फिर आपका जो इंटेंशन था आपने उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस नहीं बनाया होगा, है ना। तो ऐसे कई रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे मन की बात एज इट इज़, जैसा हम लोग कहना चाह रहे हैं या जैसा हम समझाना चाहते हैं वैसी का वैसा वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है ना। और इसी के लिए, इसी बात को सुधारने के लिए, इसी बात की शुद्धता के लिए हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण का अध्ययन करते हैं, है ना। हर भाषा का एक व्याकरण होता है। व्याकरण यानी कि भाषा को सही सही एक्सप्रेस करने के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, तो इन नियमों में हमने अभी तक पढ़ा है कि वाक्य कैसा बनता है। वाक्य जो होता है बेटा उसमें एक कर्ता होता है, फिर एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है, और इन तीनों से मिलकर ही हमारा वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य। यानी कि वाक्य बनाने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और वो भी कैसे जरूरी है बेटा? अपने अपने सही सीरियल में। फर्स्ट आपका कर्ता जिसको आप लोग शायद सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा होता है कर्म यानी कि काम, है ना, इसको हम लोग कार्य भी कहते हैं, जिसको आप लोग शायद ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और तीसरा है क्रिया यानी कि वर्ब। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैम मैंने अपने वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया सब कुछ लगाया था, राम खाना खाता है ना, राम खाना एक काम है, खाता है क्रिया है, सब कुछ सही है, तो ये वाक्य सही है। लेकिन क्या आपके जीवन के, आपके मन के सारे भाव सिर्फ इन्हीं तीनों को लेकर वाक्य बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं? नहीं, कभी कभी हमें अपने वाक्य को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे से चिन्ह या अक्षर या शब्द वो अपने आप में पूरे कैसे होते हैं?
शब्द होते हैं, है ना। उसे हम चाहे तो शब्द का अंश भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे शब्दांश या चिन्ह जरूरी होते हैं जिसके बिना कई बार हमारा वाक्य इन तीनों के होने के बावजूद भी पूरा नहीं होता है और हमारी फीलिंग्स को सही रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कारक। पेज नंबर 194 ओपन करिए सभी। देखिए इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। सी द पिक्चर्स, देखिए जरा कौन कौन से पिक्चर दिए गए हैं। लड़का लिख रहा है, किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। फिर ये मोर है, इसने नृत्य किया है। ये क्या है? फिश पॉट है ना, मछलियां जल में तैर रही हैं। अगर सिंपली इन पिक्चर्स को देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? रोहन लिख रहा है, ठीक है। सेकंड पिक्चर को देखकर आप कहेंगे मोर नृत्य कर रहा है। थर्ड पिक्चर को आप देखकर कहेंगे कि मछलियां जो है वो तैर रही हैं। फिर इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन हमारा निकलता है, रोहन किससे लिख रहा है, तब आप क्या कहेंगे? सोचो, आपने चित्र देखा, मैंने आपसे पूछा इस चित्र में क्या है, आपने बोला मैम रोहन लिख रहा है या लड़का लिख रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किससे लिख रहा है, तब आपका जवाब क्या होगा? रोहन कलम से लिख रहा है। रोहन करता है, कलम कर्म है, लिखता है क्रिया है। मगर बीच में ये से आया है, ये क्यों लगाया है? हमारे वाक्य के लिए तो ये तीन चीजें आवश्यक होती है, फिर ये से क्यों आया है? से के बिना भी तो हमारा वाक्य बन सकता है। रोहन कलम लिख रहा है, क्या हुआ? वाक्य में सब कुछ था, फिर वाक्य ऐसा अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है? रोहन कलम लिख रहा है, कलम लिख रहा है, कलम को कैसे लिख सकता है भाई? कलम तो एक थिंग है ना, उसको कैसे लिख सकता है वो? तो आपको ये दिखाने के लिए कि वो वस्तु को नहीं कर रहा है, उस वस्तु को यूज कर रहा है, आपने उसमें एक छोटा सा शब्दांश क्या लगाया? से। क्या लगाया? से। मछलियां तैर रही हैं। सेकंड पिक्चर को देखते से सब बच्चों के मुंह से यही निकलेगा, मछलियां तैर रही हैं या फिश पॉट में मछलियां हैं, है ना। मछली घर में मछलियां हैं। दो सवाल बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मछलियां कहां तैर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? मछलियां जल में तैर रही हैं। क्यों? मछलियां करता है, जल उनका काम है, तैर रही, तैरने का काम कर रही, क्रिया हो गया, है ना। जिस शब्द से हमको ये पता चले कि वहां पर काम हो रहा है या हुआ है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन मछलियां जल में तैर रही, अब ये में कहां से आया? में तो कोई जरूरी चीज है ही नहीं, तो हमने में क्यों लगाया? मछलियां जल तैर रही है, इनफ, पर्याप्त है ना एक वाक्य के लिए। मछलियां हैं, जल है, तैरने की क्रिया है, मछलियां जल तैर रही है। लेकिन अगर आप एक इतना सा शब्दांश नहीं लगाते हैं तो पता है क्या होता है? आपका वाक्य अपने आप में अधूरा रह जाता है। दिखने को वो पूरा दिखेगा, लेकिन उसका जो इंटेंशन है, उसको बोलने का जो उद्देश्य है, आपका सामने वाले को समझाने का जो उद्देश्य है, वो अधूरा रह जा रहा है। क्योंकि मछलियां हवा में तैर रही हैं, जमीन पे तैर रही हैं, कहाँ तैर रही हैं? जब तक कि आप ये नहीं बोलते कि जल में तैर रही है,
वो जो जल ऐसा उछलता रहता है, पतला लिक्विड सा है, सफ़ेद रंग का, नदी, समंदर, झरने में होता है, वहाँ तैर रही हैं। हो सकता है जल पीकर वो आसमान में उड़ने लग गई हो, पानी पी लिया और ज़मीन पे तैर रही हो सकता है ना भाई, पिक्चर की है। लेकिन अगर हमने कहा जल में, मतलब उन्होंने जल पिया नहीं है, वो जल में तैर रही है, में शब्द लगाते ही वो वाक्य पूरा क्लियर हो जाता है। सुनने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है कि जो मछली है वो जल में तैर रही है, यानी वो सिर्फ जल पीने के लिए वहाँ नहीं रुकी है, वो पूरी की पूरी जल के अंदर डूबी हुई है। और जो चीज़ उसमें डूब जाती है वो नॉर्मल सी बात है, वो तैर रही है ना, स्विमिंग तो नहीं कर रही है सिर्फ कि थोड़ी देर तैरा और ऊपर आ गई। तैरना मतलब हमेशा उस जल के अंदर। एक तीसरा वाक्य जैसे मोर नाच रहा है या मोर नृत्य किया, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं तो आप कहेंगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, मोर नृत्य किया, वाक्य कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ इनकम्प्लीट सा, अजीब सा लगता है हमें। हाँ, क्योंकि उस वाक्य में से उसके कर्ता, कर्म और क्रिया को आपस में जोड़ने वाले कुछ शब्द गायब हैं। क्या है? कुछ शब्द वहाँ से गायब हैं जिनकी वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो आप देखिए बेटा, ये अगर वाक्य भी है, कर्ता, कर्म और क्रिया, पर कभी कभी हमारे वाक्य को, हमारी बात को समझाने के लिए इनको भी आपस में जोड़ने के लिए कुछ शब्द लगते हैं, कुछ चिन्ह लगते हैं, और उन्हीं शब्दों या चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? कारक। उपरोक्त वाक्य में से, में, ने आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। क्लियरली डेफिनेशन क्या आई है, लिख दें यहाँ पर। चलिए सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के परिभाषा। देखिए पीले रंग के खाने में आपको एक डेफिनेशन दी गई है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये तो ऑफिशियल हो गई, मतलब कि जो व्यवहारिक भाषा होती है ये वो है। लेकिन इसको सरल शब्दों में देखिए उन्होंने क्या कहा था। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ
बताने वाले या जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। चलिए एक बार पुनः हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। इस परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए हम एक वाक्य लिख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा वाक्य लिखते हैं हम? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई सा भी वाक्य, जैसे आप लिखते हैं राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य थोड़ा बड़ा है लेकिन कारक को समझने के लिए ये हमारी भाषा का सबसे परफेक्ट सेंटेंस है बेटा, है ना। सबसे सही वाला उदाहरण अगर हमें कारक को समझने के लिए लेना होता है तो वर्षों से पता है इस वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? उसमें भी कोई क्वालिटी होगी, कोई तो विशेषता होगी ना, तभी तो उसको लिया गया है। चलिए पहले हम अपनी डेफिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका मतलब स्वयं संज्ञा या सर्वनाम का, आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम किसी का नाम होता है, उसका संबंध हमें जब क्रिया मतलब ये, इसका संबंध अगर क्रिया के साथ दिखाता है और यहाँ पर जो इसकी हेल्प कर रहा है वो छोटा सा एक शब्द होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। या फिर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ में अगर आपको इसका संबंध इसके साथ या इसका संबंध इसके साथ या इन दोनों का संबंध इसके साथ में दिखाने के लिए आप अगर इनके साथ कोई एक छोटा सा शब्द जोड़ते हैं तो उस शब्द को कहते हैं हम कारक। कारक दो लोगों या वाक्य के दो हिस्सों को या दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने वाला या जोड़ने वाला जो छोटा सा शब्द होता है वो कहलाता है कारक। कर्ता में भी क, कर्म में भी क, क्रिया में भी क, तो उन्हें जोड़ने वाले शब्द में भी तो क ही होगा। कारक जिसके कारण ये सब आपस में जुड़ जाते हैं वो शब्दांश कहलाता है कारक। क्या कहलाता है? कारक। जैसे आपके इंग्लिश में केस होते हैं, है ना, वैसे ही हमारे हिंदी में कारक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कारक। अब देखिए इसको हम इस उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। ये राम क्या है हमारा? संज्ञा, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम है। पर्टिकुलर, स्पेशली, विशेष तौर से ये एक व्यक्ति का नाम है जो सिर्फ उसी के लिए है। संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले या जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। मैंने अभी कहा था कारक कर्ता के साथ भी यूज होता है और कई बार कर्म के साथ भी यूज होता है। राम ने बाण से मारा, राम बाण मारा। अगर मैं सिर्फ इस वाली रूल के ऊपर अपना सेंटेंस बनाऊं तो कर्ता में आ जाएगा राम रावण, कर्म यानी बाण, बाण मारा, राम रावण बाण मारा। इतना छोटा हो जाता है मेरा सेंटेंस, लेकिन मेरा वाक्य अधूरा है, बोलने में भी, समझाने में भी और सामने वाले के समझने में भी। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्लियर किया ही नहीं कि किसने किसको क्या। राम रावण बाण मारा, बस राम है, रावण है, बाण अपने आप जाके लग गया है। क्या ऐसा होता है? नहीं। अगर मुझे ये क्लियरली दिखाना है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को इस चीज से मारा है,
तो मुझे कर्ता के साथ में यानी कि संज्ञा के साथ में या फिर कर्म के साथ में कोई एक ऐसा छोटा शब्द लगाना पड़ेगा जो कि इन दोनों का रिलेशन इससे जोड़ दे। राम ने बाण से मारा या राम ने रावण को मारा। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर हमारा निकलता है कि किससे, तो हम कह सकते हैं कि बाण से। लेकिन अगर इसको भी मैं हटा दूं, सिर्फ कहूं राम ने रावण को मारा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं राम रावण मारा, क्या मैम कुछ भी हवा में किसने किसको क्या करा और आपने बोल दिया और हमको क्या समझ में आ जाएगा? मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होगा या आपकी जगह अगर कोई होगा और ऐसा वाक्य बोलेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा राम रावण मारा। बस दो व्यक्ति हैं, अब दोनों संज्ञा तो एक साथ हो नहीं सकती है। दो संज्ञा एक साथ अगर हमने रख भी ली, अगर आप क्रिया दिखा रहे हैं तो बीच में आपको कर्म भी तो देना पड़ेगा ना। कभी भी संज्ञा कर्म नहीं हो सकती है। संज्ञा हमेशा कैसा होता है? कर्ता होता है। तो राम रावण भी दो दो करता है, क्रिया एक ही हो रही है और कर्म कोई भी नहीं। ये तो बिल्कुल हमारे वाक्य निर्माण के विरुद्ध है। ऐसा कोई नियम है ही नहीं हमारे व्याकरण में वाक्य बनाने के लिए कि दो संज्ञाएं हो, एक क्रिया हो और कर्म कुछ भी ना हो। इसलिए हम पुनः दोहराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ दिखाने के लिए जब उसके साथ में कोई शब्द लगाया जाता है, उनके बीच में जो प्लस वाले वर्ड दिए जाते हैं ना बेटा, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कारक को और बहुत अच्छे से समझना है। आप अपने डेली के सभी सेंटेंस जहां पर आप ने, में, से, पर, का, के, की, ये जो छोटे छोटे से शब्द लगाते हैं इनको हटा दीजिए। जैसे आपको और पापा को जोड़ने वाला बीच में कारक कौन है? मम्मा है। कुछ भी अगर पापा से काम है आप सबसे पहले किसे कहते हैं? मम्मी को कहते हैं, है ना। और पापा को भी जब आपकी कोई बात बुरी लगती तो पहले वो मम्मी को डांटते हैं। तुमने इसको ये नहीं सिखाया, वो डायरेक्ट आपको नहीं पहले बोल देते हैं। फिर जब आप मम्मी की भी नहीं सुनते तब फिर पापा को सामने आना पड़ता है ना। तो उसी तरह से बेटा हमारे वाक्य में भी कर्ता को क्रिया से जोड़ने वाले या उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बताने वाले शब्द को हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, तो पहले कारक को समझने के लिए आप एक बार डेफिनेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर हम कारक के भेद पर जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब हम इसे यहां से हटा रहे हैं। पुस्तक के हिसाब से अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखिए बेटा, कारक के भेद, कारक के भेद कितने होते हैं? एक होता है कर्ता, सबसे जरूरी, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है कर्म, तीसरा कारक होता है हमारा करण। मैम ये तो कैसे नाम जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ शब्द आपको इसमें आप थोड़े नए नए पढ़ने को मिलेंगे। संप्रदान, संप्रदान। फिफ्थ नंबर पर है अपादान, अपादान कारक। 6 नंबर संबंध कारक, संबंध कारक। 7 नंबर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। 8 नंबर संबोधन कारक।
चलो, पहले तो नॉर्मली हम ये समझ लेते हैं कि कारक के इतने सारे भेद क्यों होते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। संज्ञा के भेद पढ़े थे, 5 होते हैं। सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर हमने पढ़ा था लिंग के 2 भेद होते हैं। वचन के भी हमने पढ़े थे, 2 भेद होते हैं, है ना। लेकिन कारक के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद हैं। 1 2 भी नहीं, कितने हैं? 8 भेद हैं। वो इसलिए बेटा क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में या अपनी भाषा में जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार ही कारक के भेदों को बांटा गया है। एक साधारण सी बात है बेटा, हम हमेशा एक जैसा ही वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, हमारे एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं, हमारे वाक्य शब्द भी तो अलग ही होते हैं। तो उसमें हम जो प्रयोग कर रहे हैं, कर्ता या क्रिया, उनका आपस में रिलेशन भी तो बदलता जाएगा। एक सीधी सी बात है, आपका जो संबंध अपनी मम्मी से है वो पापा से नहीं है। आप पापा को पापा कहते क्योंकि वो पापा हैं, मम्मा को मम्मा कहते, वो आपकी मम्मा है। उन दोनों से आपका रिलेशन अलग अलग है ना। उसी तरह से दादा दादी से आपका रिलेशन अलग है, मामा मामी से आपका रिलेशन अलग है। तो अगर हमारे आसपास के लोगों से हमारा रिलेशन अलग है तो सीधी सी बात है, वाक्य में भी तो हमारी अलग अलग फीलिंग्स, हमारी भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो उन शब्दों का भी तो आपस में संबंध अलग होता होगा और उन डिफरेंट रिलेशंस को बताने के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग करना जरूरी होते हैं, है ना। कोई चीज़ अगर खुद की है ना, मेरी, तो मैं उसके लिए क्या बोलती हूँ? मेरी। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी और की तो मैं क्या बोलती हूँ? तुम्हारी। और अगर मुझे नहीं पता है कि वो चीज़ किसकी, तो हम क्या बोलते हैं? उसकी। वस्तु एक ही है, ये मेरा रुमाल है। अगर ये मेरा नहीं है तो मैं ये तुम्हारा रुमाल है ना। लेकिन अगर ये हम दोनों का नहीं है, मैंने कहा और आपने कहा मेरा नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? ये किसका। या फिर अगर हमें सिर्फ नाम पता है कि ये राम का है तो हम क्या बोलते हैं? ये उसका है। यानी चीज़ वही है, लेकिन अगर इसका रिलेशन अलग अलग लोगों से है तो उनके लिए हमने शब्द भी तो अलग अलग इस्तेमाल किए। मेरा, तुम्हारा, उसका। क्या ये तीनों शब्द एक ही जैसे थे? नहीं ना। तो फिर वाक्य भी तो हमारे कई तरह के होते हैं, उसमें कई बार कर्ता बदल जाता है, कई बार क्रिया कुछ और होती है और काम तो पता नहीं कितने सारे होते हैं। तो उन सब का आपस में सही क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसको बताने के लिए हमें एक सही वाला, स्पेशल वाला, पर्टिकुलर, जो विशेष वाला शब्दांश या कारक है वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। वरना क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी आप वाक्य तो क्या बोलने वाले थे और सामने वाला उसको क्या समझ लेगा और उसका असर तो पता नहीं कुछ और ही हो जाएगा। एक सिंपली हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। एक सीधा उदाहरण यही बताती बेटा, अगर मैं इन शब्दों को यहाँ से हटा दूं, है ना, राम से रावण ने बाण को मारा। ओफो, राम से रावण ने बाण को मारा, मतलब रावण ने क्या करा? बाण की जगह राम को उठाया और बाण को मार दिया। हाउ इज पॉसिबल? तो असंभव है। ठीक है, कोई बात नहीं। राम को रावण ने बाण से मारा। हमें पता है राम मरे ही नहीं थे, बाण मारा था लेकिन बाण से मारा नहीं है ना, उनकी तरफ चलाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन कर्ता या कर्म को वहीं रहने दूं, लेकिन सिर्फ इनके कारक वाले शब्दों को या चिन्हों को भी अगर हटा दूं या अगल बगल कर दूं, तो ये पूरा का पूरा वाक्य शायद देखने में आपको सही लगे, लेकिन
इसका असर, इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी सही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में गलत हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ गलत है और वो है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह हमारे क्या करते हैं बेटा, अगर वाक्य में सही जगह पर सही कारक चिन्ह न लगा हो तो वो वाक्य क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। और इसीलिए हमारे कारक के 8 भेद होते हैं। जो कारक कर्ता के साथ लगता है वो कर्ता कारक, जो कर्म के साथ में लगता है और क्रिया से संबंध बताता है वो कर्म कारक, जो कारक करण के साथ में मतलब वस्तु के साथ में लगता है वो करण कारक या संप्रदान। जब कोई शब्द क्या करता है, उस कर्ता के साथ में या फिर उस कर्ता द्वारा किए गए काम के साथ में लगता है वो होता है संप्रदान वाला कारक। अपादान, अपादान हमेशा वस्तु के साथ में लेकिन अलग भाव में लगता है तो वो अपादान होता है। संबंध, जब दो संज्ञा या कोई संज्ञा सर्वनाम एक ही वाक्य में हो और उनके बीच में रिलेशन बताना हो तो वहां होता है संबंध कारक। फिर होता है अधिकरण। अधिकरण मतलब जब हमें वाक्य में ये बताना हो कि संज्ञा या कर्म कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर होता है अधिकरण कारक। और लास्ट संबोधन, जो शब्द किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है संबोधन कारक। तो इस प्रकार से हमारे कारक के 8 भेद जो हैं वो हमारे व्याकरण में और हमारे वाक्य निर्माण की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए ये इतने अलग अलग भेद में बांटे गए हैं। ठीक है, तो चूँकि आज के लिए हमारा इतना अध्ययन बहुत है, क्योंकि इसके आगे हम समझते हैं कि अगर हम आज एक साथ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे अगले लेक्चर तक, जब हमारी अगली कक्षा लगेगी, तब तक के लिए आप लोग सिर्फ एक कार्य करेंगे। पहला, कारक की परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे, उसको बार बार यूज करके देखेंगे। और सेकंड, आप कारक के भेद के जो नाम है उनको पहले तो अच्छी तरह से याद करके अपने माइंड में उतार लीजिए। फिर हम अपने अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, अच्छी तरह से विस्तार देंगे कि ये वाला कारक कहाँ ज़रूरी होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बिना हमारे वाक्य में क्या तकलीफ आती है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इन 8 कारक के भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें बेटा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।